चैप्टर की मैं बात करूंगा और पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से जो भी प्रश्न पिछले 10 साल में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है बच्चों, सीधी रेखा में गमन करती है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा और आप लोग इसमें टिक लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले के कितने नियम हैं देखिएगा ध्यान से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो, आप लोग उसमें टिक लगाइएगा। तो सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आप लोग परावर्तन के नियम में पढ़े होंगे आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, पहला नंबर ऑप्शन, जो कि सही जवाब है। क्या आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है बच्चों, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले ऑप्शन में क्या बोला गया, ध्वनि तरंग। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्यों, आप लोग जिस भी टीचर से पढ़े होंगे वो बार बार बताते होंगे आप लोग को कि प्रकाश क्या है बच्चों, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब और आप लोग उसमें टिक लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, काल्पनिक। और आप लोग किस में टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि गोलीय दर्पण से पूछा गया प्रश्न है। पिछले 10 साल में जो भी गोलीय दर्पण से पूछे गए प्रश्न है उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, अनंत होती है। तो सही जवाब कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा और आप लोग इसमें टिक लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसका आंसर खुद से आप लोग बताइएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो आप लोग पढ़े होंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, वस्तु के आकार का उल्टा, वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक बनता है। तो सही जवाब कौन सा होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा और आप लोग इसमें टिक लगाइएगा, वक्रता केंद्र पर। क्योंकि आप लोग को टीचर लोग पढ़ाए होंगे वस्तु के विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, उसमें एक स्थिति ये भी होगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक होता है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन को। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और वैसे आप लोग जानते भी होंगे जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। चाहे वो समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा।
और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब तो बनाएगा, साथ ही वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? सीधा एवं हासित। हासित का मतलब छोटा होता है, इसलिए सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और आप लोग इसमें टिक लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन हर एक टीचर बहुत अच्छे ढंग से कराते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दर्पण सूत्र क्या है? और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग को खुशी भी चेहरे पे आया होगा, आप लोग को पता होगा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देख रहे होंगे, तो जो भी प्रश्न डिस्कशन हो पाया है, आप देखे होंगे सारे प्रश्न कितने छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिएगा 2011 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो हो सकता है 2023 में हो क्या सकता है, निश्चित रूप से आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ही दे। इसलिए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दाढ़ी बनाने के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो मैं तो दाढ़ी बनाता नहीं हूं, लेकिन एक टीचर के नाते मैं इसका जवाब आपको बता सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? अवतल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप लोग इसमें टिक लगाइएगा। तो सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताया गया है, इसमें दर्पण के सामने किसी भी चीज को रखेंगे तो उन चीजों को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, जिसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। और आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के सामने हम किसी भी वस्तु को रखेंगे प्रधान अक्ष के ऊपर या नीचे, तो उन सभी चीजों को क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। ये नए वाले साइन कन्वेंशन के आधार पे बताया गया है। चाहे वो वस्तु हो या प्रतिबिंब हो या फोकस हो, वक्रता त्रिज्या हो, कोई भी चीज हो, उसे हम क्या लेंगे बच्चों? ऋणात्मक लेंगे। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण से बाएं की तरफ चलेंगे तो जो भी चीज आएगा उन सभी चीजों को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों? तो ऋणात्मक इसका सही जवाब होगा। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और आप लोग इसमें टिक लगाइएगा, ऋणात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं बताने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पर ऋणात्मक की बात हो रही है ना, मतलब वस्तु को सीधा रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बन गया। तो सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान से देखते हैं। वैसे भी सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बन गया, मतलब कैसा होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों? सीधा होता है। तो सही जवाब ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। पढ़िएगा ऑप्शन नंबर पहला, वास्तविक और उल्टा सही जवाब है। पहला ऑप्शन ही हमको दिख गया, आप लोग इसमें टिक लगाइएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दंत विशेषज्ञ, आप लोग को ये क्वेश्चन देखकर भी थोड़ा हंसी आया होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हर एक के
टीचर इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब की बात हो रही है ना, समतल दर्पण हो नहीं सकता, उत्तल दर्पण हो नहीं सकता, बचा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग टिक लगाइएगा, सही जवाब कौन सा होगा? अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं दिखेगा। चलिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। आप लोग दर्पण सूत्र में पढ़े होंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/, आप लोग दर्पण सूत्र पढ़े होंगे। और दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा आप लोग। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। मतलब फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? वस्तु दूरी चाहिए और प्रतिबिंब दूरी चाहिए, और इन दो कॉन्सेप्ट को आप लागू कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले ऑप्शन में क्या बोला गया? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पर्दा पर बन रहा है। मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन से क्या पता लग रहा है? ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। और इससे किसे सूचित करेंगे? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ पे किस बात का जिक्र किया गया है? वस्तु दूरी का जिक्र किया गया है, जिसे हम u से सूचित करते हैं। तो दोनों चीजों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि थोड़ा देर पहले अभी हम देखे थे दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें दे रखा है ए एवं बी दोनों। क्योंकि फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों चाहिए। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो सही जवाब कौन सा होगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो सही जवाब में आप लोग टिक लगाइएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2f, यानी f बराबर क्या हो जाएगा? r/2, जिसे हम देखते हैं। चलिए बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, f बराबर क्या होता है बच्चों? r/2 होता है। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग को बार बार पढ़ाया भी होगा। f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। और क्वेश्चन में r का मान क्या दे रखा था? 32 दे रखा था। और 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। 32 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 16 आएगा। 16 आएगा। हाँ, अब ये देखने वाली बात है 16 प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं, आप लोग भी देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया उत्तल दर्पण, और आप लोग जानते होंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो सही जवाब प्लस वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और आप लोग उसमें टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद भी आप लोग को मजा आ गया होगा, क्योंकि लगभग सारे टीचर ये क्वेश्चन करवाते ही होंगे और आप लोग के टीचर भी करवाए होंगे। ध्यान से पढ़िएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। और आप लोग उसमें टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
क्या बोला गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पिछले कुछ प्रश्नों में मैंने डिस्कस भी किया था, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है। और सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग उसमें टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इन बात की चर्चा भी मैंने पिछले प्रश्न में किया था, पिछले प्रश्न में किए थे। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो थोड़ा देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, F बराबर क्या होता है बच्चों, R/2 होता है, या R बराबर क्या होगा, 2F होगा। तो सही जवाब कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप लोग इसमें टिक लगाइएगा, सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला गया है, आभासी। तो जब भी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो बोर्ड पे थोड़ा आप लोग देखिएगा, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का एक मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखेंगे, किसके बच्चों बीच, फोकस एवं पोल के बीच रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच में। तो चलिए ऑप्शन को ढूंढते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन में क्या बोला गया, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये सही जवाब नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, यह भी सही जवाब नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दे रखा है वक्रता केंद्र से परे। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। और मैंने अभी डिस्कशन भी किया था, जवाब क्या होना चाहिए, दर्पण के फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और आप लोग इसमें टिक लगाइए। आज का वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है MK एजुकेशन हब, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।